जी सर जी। तो ये है वेब। इसकी थोड़ी सी कहानी मैं तुम्हें भर देता हूँ। ठीक है। ये जो बेसिकली किताब है ना, ये जावा है। ठीक है। नाम इसका वेब डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। इसका जो पहला हिस्सा है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता है। भाई जावा को तुम तीन काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो। ये सब कुछ जावा में ही होता है। ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस आपके कोर्स में नहीं है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन तकरीबन लेक्चर वन से लेकर, एक्चुअली वन से तो नहीं कहना चाहिए, वन से तो कोर जावा है, सेवन से लेकर तकरीबन 24 तक है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और वेब 25 से लेके 45। ये तुम्हें किताब पढ़ाती है प्योर कोर जावा। ठीक है। जावा का प्रोग्रामर बनाती है, जावा के टूल्स पकड़ाती है। बात यह है कि वो टूल्स पक्के करती है, तो उसके बाद इस्तेमाल तुम उसको जिस मर्जी इन्वायरमेंट में कर लो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कर लो, वेब में कर लो, जिस मर्जी चीज़ में कर लो। इंतहाई 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 सख्त ज़रूरी है ये तुम्हारे लिए। फाइनल प्रोजेक्ट तुम जावा में बना सकते हो अगर बनाना चाहो, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेहतर होता है कि पीएचपी में कर लो। बेसिकली अगर तुम कॉन्सेप्ट इसके सीख जो और इसकी एक्सरसाइज सारी कर जो, तो फिर तुम पीएचपी उठा लो, सी शार्प उठा लो, जो भी उठा लो, काम चल जाएगा। मतलब ये तुम्हारा पहला और आखिरी कोर्स है वीयू में जो तुम्हें मतलब फुली हैंड्स ऑन प्रोग्रामर बनाता है। फुली हैंड्स ऑन, कोई चीज़ बचती नहीं है बेसिकली पीछे ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, वीडियो लेक्चर्स अखीर कमाल के हैं इसके। बहुत ही अच्छे हैं। थोड़े अच्छे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। तो उनको भी यूज़ करो। और आखिरी बात ये है कि इस क्लास में ज़्यादातर ये होता है कि 5-10 मिनट हम पढ़ाते हैं, कुछ बोर्ड पे लिखते हैं, इधर इस केस में इधर कुछ लिख लेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद 30-40 मिनट कोड है। ठीक है। ये प्योर प्योर कोड की किताब है। तो जिसको कोड में थोड़ी सी दिक्कत होएगी, जो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, बस फिर वो गया। तो शुरू में स्पीड अपनी ज़रा रखना थोड़ी सी, कि डबल मेहनत करके उसकी उस तक पहुँचो कि वो क्या है। अच्छा, लेक्चर 1-2 तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ कि बात हो क्या रही है। ठीक है। दुनिया में कितने प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स हैं? बेसिकली दो साइट्स थी जो काम कर रही थी। एक माइक्रोसॉफ्ट थी, एक सन थी। माइक्रोसॉफ्ट गई एएसपी की तरफ और सी शार्प की तरफ। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट थी वो तुम्हारी बेसिकली सी शार्प डेस्कटॉप ऐप्स के लिए, और एएसपी वेब एप्लीकेशन के लिए। अभी भी चल रही है, नाम सुने होंगे तुम। सन सिस्टम्स जो है वो गया जेएसपी की तरफ और जावा की तरफ। ठीक है। कोर जावा की तरफ, जिसको जेडीके कहोगे। ठीक है। अब आजकल वैसे तो ये दो थे कुछ 15-20 साल तक। ये दो बड़े प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स चलते रहे, एक सी शार्प था, एक जावा था। ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है पीएचपी की। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है पाइथन भी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। और इससे सबसे पहले सी प्लस प्लस होती थी, जिसको बेसिकली सी जी आई स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो अभी कहानी क्या है एप्लीकेशन की? एप्लीकेशन की कहानी ये होती है कि एक सामने फ्रंट पे एक क्लाइंट होता है और पीछे एक सर्वर होता है। ऐसे ही है। तो क्लाइंट तुम्हें पता है कि किस तरह से बनता है, कैसे बनता है? एचटीएमएल में। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो तुम्हारा यूजर इंटरफेस है, वो वेबसाइट है, वो वेब एप्लीकेशन है जिसपे तुम ब्राउज कर रहे हो बेसिकली। है ना, वो तुम्हारा ये वेब पेज है जिसपे तुम ब्राउज कर रहे हो। तो क्लाइंट तो ये है, वो तो एचटीएमएल में बनना है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस किताब में। जब क्लाइंट एक वेब सर्वर के थ्रू सर्वर को एक्सेस करता है, तो सर्वर के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, कुछ कोड चलता है सर्वर के ऊपर। मतलब क्या कहूँ मैं, हाँ कोड ही कहूँगा ना, एप्लीकेशन कह लो। सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही होती है, कोई कोड चल रहा होता है, कोई स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं जो तुम्हारी उस एप्लीकेशन को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदे ने फलाने बटन पे क्लिक किया फ्रंट एंड पे, तो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट इधर जाती है, ये फैसला करता है। मतलब तुम जो काम करना सीख रहे हो, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो तुम सीखते हो, वो तुम ये कोड लिखना सीखते हो ना। अब ये कोड तुम अगर 1990 में होते, 1990 में, तो तुम सी प्लस प्लस के अंदर लिखते, और कोई चॉइस ही नहीं। और उसको सीजीआई स्क्रिप्ट कहते थे, कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। अब छोड़ दो।
अच्छा, 90s के बाद बेसिकली ये दो चॉइसेस थी हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट की साइड पे चले जाओ या जावा की साइड पे चले। और अब जिस तरह मैंने कहा है, पीएचपी भी है, पाइथन भी है, ये सारी लैंग्वेजेस क्या करेंगी, ये सारी लैंग्वेजेस तुम्हें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने में मदद करेंगी। एक भी इंसानों की तरह अच्छे तरीके से सीख लो तो काम हो जाता है। लेक्चर 1 में जावा की तारीफ लिखी हुई है, प्लीज़ पढ़ लेना, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर, जो ख़ास है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इधर कुछ थोड़ी सी जावा की कुछ बेसिक बातें कर लो। इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s बाय सन, इस वक्त करंटली ओन्ड बाय ओरेकल। अगर तुम इस वक्त गूगल पे जाके लिखोगे जावा डाउनलोड, तो तुम्हें ओरेकल की साइट पर ले जाया जाएगा, क्योंकि ओरेकल ने खरीद लिया था सन को कोई 3-4 साल पहले। तो अब जावा का प्लेटफॉर्म जो है वो ओरेकल के पास है। ठीक है। अच्छा, जावा को कहते हैं, जावा इज कॉल्ड सी प्लस प्लस माइनस। ये बड़ी जबरदस्त बात है, जावा एक्चुअली सी प्लस प्लस है। ये तुम्हें एक या दो क्लासेस लगेंगी, ये तुम्हें समझ आ जाएगी कि यार ये तो वाकई सी प्लस प्लस है सारी, तो वाकई वो सी प्लस प्लस है सारी। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो सी प्लस प्लस है, लेकिन साथ एक माइनस लगाते हैं। माइनस इसलिए लगाते हैं कि जो सी प्लस प्लस का गंद था ना, वो गंद इसमें से निकालने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पॉइंटर्स नहीं है, हवा में पॉइंटर्स नहीं है, वो सी प्लस प्लस में होते थे, उसमें से वो निकाले गए हैं। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी जो सी प्लस प्लस में तंग करती थी, तो वो चीज़ें इसमें से निकाल दी गई हैं, तो इसलिए इसको सी प्लस प्लस माइनस कहते हैं। अगर किसी बंदे को सी प्लस प्लस नहीं आती, जीरो चांस के वो जावा पढ़ सकते हैं, जीरो चांस। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जाके सी प्लस प्लस सीखना शुरू कर दो, तुम्हें इसमें रिविजन का मौका मिल जाएगा, लेकिन बस ज़रा तेज़ी से करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि जावा इज़ बेसिकली सी प्लस प्लस, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा ये है कि इसको कहते हैं कि ये बड़ी रोबस्ट लैंग्वेज है, मतलब पढ़ लेना जाकर, बुक में ही लिखा हुआ है। पोर्टेबल में मैं बात कर लेता हूँ, इसको पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल इसमें मैं ज़रूर बात करता हूँ बड़ी डिटेल में, या वोरा कहते हैं। वोरा स्टैंड्स फॉर राइट वंस डन एनीवे। ये अब टेक्निकल होना शुरू हो जाएगा, बस मुझे 1 मिनट दे दो, अभी बाकी बातें पढ़ लेना बस, कि हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेडेड है। हाँ सॉरी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जावा इज प्योर। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही हो। तुम सी प्लस प्लस में बगैर ऑब्जेक्ट के काम कर सकते हो ना, तुम इंट में, फ्लोट में, कैरेक्टर में, इन चीज़ों में काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही बनाना है। जावा में ऐसा नहीं हो सकता। जावा में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस बात को मैं डिटेल से करूंगा एक और स्लाइड पे, बाकी मुझे देखने दो कि और कुछ है। नहीं, ये कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक दो और, मैं ये वाली बात मैंने डिटेल से करनी है कि पोर्टेबल और बोरा का क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बस इंट्रोडक्शन सी कि अब जब तुम जावा डाउनलोड करने जाओगे या जावा को गूगल करने जाओगे, तो तुम्हें ये सारे नाम मिलेंगे। तुम्हें जेडीके मिलेगा, तुम्हें जेआरई मिलेगा, तुम्हें जेवीएम मिलेगा, और तुम्हारा सिर खप जाएगा कि क्या हो रहा है, ये एक्चुअली जावा है क्या। ये सब कुछ एक ही है। ठीक है, इसने कुछ तस्वीर भी, हाँ ये अच्छी तस्वीर है। तो जेआरई, जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और बेसिकली इसके अंदर तुम्हारी एपीआई क्लासेस होती हैं जिनको तुम थर्ड पार्टी से कॉल कर सकते हो, और जेवीएम होती है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, यानी ये, तो अभी यहीं से तुम्हें समझ आ गई कि जेवीएम एक्चुअली हिस्सा होता है जेआरई का। ठीक है, और जेडीके किसको कहते हैं, जेडीके इस पूरे बंडल को कहते हैं, जिसमें मतलब इसके साथ एक और चीज़ भी लग जाती है, इसके साथ वो नेटबीन्स का सॉफ्टवेयर भी लगता है, वो build करता है। तुमने क्या डाउनलोड करना है, जो मर्जी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिकली कोशिश करोगे जेडीके ही करो। इससे बनता है जावा डेवलपमेंट किट, फनी प्रोग्रामर के लिए। जेआरई से बनता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये किस लिए बना हुआ है। भाई, मैं और तुम प्रोग्रामर हैं, हमने तो कोड लिखना है, हमें डेवलपमेंट किट चाहिए। ठीक है,
लेकिन एक बंदा जिसके पास एक कंप्यूटर है और वो एक गेम खेल रहा है और वो गेम कहती है कि मुझे जावा चाहिए, तो उसको कौन सी जावा चाहिए? उसको रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए या उसको वर्चुअल मशीन चाहिए। उसको एक ऐसी सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे उसके कंप्यूटर पे जावा की लेयर चढ़ जाए और वो काम कर सके, मतलब वो गेम वो खेल सके। लेकिन ऑब्वियसली तुम डेवलपमेंट करने के लिए जेडीके करते हो। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, पहले दिन बहुत तंग करती है। इसको जितना तुम शुरू में गूगल करके पढ़ सकते हो पढ़ लो, तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। जेडीके हैज़ हंड्रेड्स ऑफ वर्जन्स। तुमने गूगल से लेटेस्ट डाउनलोड करनी है कर लो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि जो एलएमएस के ऊपर जेडीके सॉफ्टवेयर पड़ी है तुम्हारे डाउनलोड्स में, वो इंस्टॉल करो, या मेरे से ले लो, मतलब मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, वही मेरे पास भी पड़ी है। उसमें एक दो वजह हैं, आगे जाके बताऊंगा, पहले दिन बिल्कुल खिचड़ी पक जाए। और आखिरी बात, उसके बाद काम शुरू कर दो। क्या ये किताब पढ़ने के बाद तुम जाके कह दोगे कि मैं जावा का डेवलपर बन गया? सवाल ही नहीं कर रहा। जावा कई वो हैं देखो नहीं, वो फीडबैक क्यों आ गया? किसी ने स्पीकर चलाया? भाई म्यूट हो जाए प्लीज, अभी वो स्पीकर पे लगाया हुआ तो मुझे कुछ फीडबैक आएगी। अच्छा, तो आखिरी बात मैं ये करने लगा था कि जब जो जावा आप इसमें पढ़ते हो वो जावा कोर है, उसको जावा कोर कहते हैं, कोर लैंग्वेज कह लो, मतलब बेसिक लैंग्वेज है। जो जावा इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है वो जावा एंटरप्राइज है। ठीक है। वो जावा बीन्स है, वो एंटरप्राइज बीन्स है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तुम पढ़ते हो जावा कोर, जिसको कह लो कि तुम जावा की अलिफ बे तुम्हें पता लग जाती है 45 लेक्चर्स में। लेकिन इसकी बेस पे तुम ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं जावा का डेवलपर बन गया हूँ, ये काम जरा मुश्किल है। क्या हुआ? आधे घंटे तक कर लो, 15-20 मिनट है। हाँ, मैं अब भेजता हूँ मैं नीचे। ठीक, करना है मुझे पता। तो कहने का मकसद ये कि तुम कोर तो सीख जाते हो, बेसिक्स तो सीख जाते हो, लेकिन वो लिटरली तुम्हें बेसिक्स ही आती हैं, बेसिक डेटाबेस कनेक्टिविटी और इस तरह। लेकिन जो मार्केट में इस्तेमाल होंगी वो जावा एंटरप्राइज इस्तेमाल होगी, वो डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सारा कुछ। तो भाई ये एक बुनियाद थी बिल्कुल फजूल सी, बेसिक सी के करना क्या है। अब काम शुरू करो। ठीक है। नंबर 1 पे तुम्हें जेवीएम, तुम्हें जावा इंस्टॉल करनी है नंबर 1 पे। ठीक है। तो जावा डाउनलोड एक अनाड़ी मेरा ख्याल है लिखेगा, एक अनाड़ी मेरा ख्याल है गूगल पे लिखेगा कि जावा डाउनलोड। ठीक है। तो ये जावा डाउनलोड्स फॉर विंडोज इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है। वेबसाइट किसकी खुलेगी? ओरेकल की खुलेगी। ये जाएगा उधर, और ये तुम्हारा जेडीके आ गया। ये ऑनलाइन इंस्टॉलर है, ये ऑफलाइन इंस्टॉलर है, लेकिन मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ये क्या इंस्टॉल कर रहा है, जेवीएम है, जेडीके है, क्या चीज़ है। पढ़ो जरा अगर नजर आए। जेडीके ही है मेरा ख्याल है, ओरेकल इज आल्सो प्रोवाइडिंग जेडीके। या बेहतर है कि लेट्स जस्ट राइट जेडीके डाउनलोड बाय न्यू। अच्छा, तो जेडीके डाउनलोड पे फिर मुझे ये ले जाता है डाउनलोड पे, चलते हैं। और ये मेरा ख्याल है क्वाइट अ सेफ लिंक ना, कि तुम यहाँ से इस जेडी बस खत्म, कि तुम जेडीके डाउनलोड सर्च करोगे तुम्हें ओरेकल की वेबसाइट पे लेके जाएगा, और ये जेडीके डाउनलोड तुम कर लोगे अगर तुम्हारा दिल कर रहा है लेटेस्ट डाउनलोड करने को और खेलने। ठीक है। खेल लो, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये जेडीके सॉफ्टवेयर तुम्हें, ये है कोई तकरीबन 5 साल पुराना। तो तुम्हारी किताब क्योंकि 5-6 साल पुरानी है, तो वो इसलिए आइडियल ये है कि ये पुराने वाला ही यूज़ कर लो, ये तुम्हारे एलएमएस पे पड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं पड़ा हुआ तो उबैद से ले लो। ठीक है। खैर मैं स्क्रैच से इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे सामने सब कुछ होए। तो नंबर 1 पे मेरे पास डाउनलोड जेडीके सॉफ्टवेयर, प्रेफर टू यूज़ ओल्ड वर्जन फ्रॉम एलएमएस या कैंपस। बेहतर ये है कि वो यूज़ करो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, मतलब जिस बंदे को पता है कि वो क्या कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा,
इसके अंदर सिंपल एक्जी का इंस्टॉलर है, ये एक एक्जी का इंस्टॉलर है, इसको चला दो। अब ये जावा एससी, एससी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एडिशन। दिस इज, वो मैंने कहा ना कि तुम जावा कोर पढ़ रहे हो, उसको एससी कहते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन। और जो एंटरप्राइज एडिशन है वो जावा एंटरप्राइज एडिशन। अच्छा, अब तुम्हें ये होएगा कि तुम्हारे केस में ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होएगा, मेरे केस में बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, उम्मीद है कि बस ये कर देगा। ठीक है, मेरे केस में ये 2 मिनट में हो जाएगा, तुम्हारे केस में ये 10-15 मिनट में होएगा। वो रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि वो नेटबीन्स जो ये साथ इंस्टॉल करता है ना, वो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ जावा इंस्टॉल करता है, वरना ये 15-20 मिनट लेता है। तो ये बंडल्ड इंस्टॉलर है जिसमें जेडीके भी है और नेटबीन्स भी है। अच्छा, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके जाओ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में ये प्रोग्राम फाइल्स में पड़ा होएगा, और प्रोग्राम फाइल्स में ये पड़ा होएगा किधर, ये जावा। ठीक है, ये वाली वर्जन है। मतलब ये जो मैंने इंस्टॉल किया वो JDK 6 है, तो वो ये वाली वर्जन है JDK का। खत्म हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। तो बहुत ही आसान काम किया है मैंने, अभी सिर्फ डाउनलोड किया JDK, और मैंने उसकी वो बस रन द एग्जी, खत्म। ठीक है, दिस क्रिएट्स पाथ इन सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK टाइप की चीज़ तुम ढूंढ रहे होते हो। ठीक है, इस तरह का पाथ तुम ढूंढ रहे होते हो। डिपेंड करता है कौन सी वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, उस हिसाब से वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो मेरा ये JDK का फोल्डर बन गया, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर ये कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके अंदर बिन में जा रहा हूँ मैं, बिन भी आई। बिन इसलिए होती है पता, आउट ऑफ इंटरेस्ट, बाइंड्रीज, एग्जीक्यूटेबल्स। अच्छा, तो बिन के अंदर यहाँ पे तुम्हें एक फाइल मिलती है जावा सी नाम की। ये जावा सी जो है तुम्हारा कंपाइलर है। तो बेसिकली इसको चेक करने के लिए मैं इस तरह से करूँगा, दिस क्रिएट्स अ पाथ इन JDK बिन। इसको चेक कैसे करोगे, ओपन CMD इन दिस पाथ। अब जहाँ समझ आनी बंद हो जाए रोक देना। ठीक है, यानी इस पाथ पे जहाँ तक विंडो वो इंस्टॉल हुई है, बल्कि इसके आगे बिन भी लिखते हैं, इस पाथ के अंदर जाके एक CMD विंडो ओपन करो। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि इधर ऊपर जाके CMD लिख दो, बस वो तुम्हें उसी पाथ के अंदर आके तो। ठीक है, यहाँ जाके लिखो जावा सी, एंड फॉर जावा कंपाइलर। अच्छा, अगर रन करोगे और ये कुछ सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी, तो दैट मीन्स कि तुम्हारी इंस्टॉलेशन ठीक होगी। अगर नहीं लिखी हुई आएंगी, दैट मीन्स के प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़? नो सर। सर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आसान सी चीज़ है। अच्छा, अब पहले थोड़ी थ्योरी की तरफ जाएंगे, फिर वापस मैं इसकी तरफ आऊँगा। अब पहले थ्योरी वाला हिस्सा ये है। अच्छा, पहले थ्योरी वाला हिस्सा ये है, जरा मुश्किल सा काम है, 1 सेकंड होल्ड करना। अच्छा, अब जरा ये है कि जरा दिमाग को हाजिर करके मुझे जरा बातों के जवाब दो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुमने C++ में कोड लिखा है, सोर्स कोड लिखा है ना तुमने, CPP फाइल बनाई है, टाइप किया है। नेक्स्ट क्या करते हो उसके साथ? उसके साथ उसको करते हो कंपाइल। जब कंपाइल कंपाइल करते हो तो एक एग्जी बनती है, जानते हो ना, जिसको ऑब्जेक्ट कोड कहते थे। मतलब 3 साल हो गए हैं करते हुए, अब जानते ही हो ना। एक सोर्स कोड इंग्लिश में लिखते हो, उसको कंपाइल करते हो, वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, जो एग्जी होती है, जो तुम्हारे डेस्कटॉप पे पड़ी हो। अब मेरा सवाल ये है,
ये एग्जी उठा के अगर मैं इधर चला दूं, इधर चला दूं और इधर चला दूं, तो क्या ये चलेगी? अब ये जगह क्या है? ये है जी एक विंडोज 10, विंडोज 10 i7 की मशीन जो नॉर्मल इस वक्त सब यूज कर रहे हो। ये है एक मैकबुक, ऐसे होएगा। चलो सोचना शुरू कर दो, बात समझ आ गई होगी। ये है एक मैकबुक जो रन कर रहा है OS 9, आई डोंट नो, ठीक है। और तीसरा एक लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम इंटेल की हार्डवेयर के ऊपर आई के ऊपर चला रहे हो, ठीक है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि तुमने ये काम किया जो तुम बचपन से कर रहे हो, तुम्हें बहुत आदत है ये करने की, कि तुम सोर्स कोड लिखते हो, कंपाइल करते हो, एक्जी बनाते हो और रन कर देते हो। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि वो एक्जी उठा के तुमने इन 3 चीज़ों पे चला दी, चलेगी या नहीं चलेगी? विंडो पे चल जाएगी सर जी। यार बड़ा मजेदार जो आ गया। बाकी क्या बीमारी है? बाकी हमने अभी चलाया ही नहीं, पता नहीं उसका लिनक्स का। लिनक्स पिछले सेमेस्टर में चलाई नहीं? इंस्टॉल किया था बस। अच्छा, एक तो तेरे पास स्पीकर है, उससे मुझे वापस आवाज़ आती है, तो ज़रा म्यूट। हाँ, थैंक यू। इसका जवाब तो काफ़ी अजीब है भाई कि एक्जी चलेगी विंडोज़ के ऊपर, सिर्फ बाकी नहीं चलेगी। कोई और जवाब? जवाब तो तुम खुद ही दोगे, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, राइट, कोड इनटू बाइनरी, इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर जो है वो कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब अगर वो एक विंडोज का कंपाइलर है, तो वो विंडोज और i7 के हिसाब से मशीन लैंग्वेज तैयार करेगा। अगर वो कंपाइलर मैकबुक का, एप्पल का है, तो वो एप्पल की नीचे अंडरलाइन हार्डवेयर के हिसाब से एक्जी तैयार करता है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि कंपाइलर जो है वो फुली डिपेंडेंट होता है ऑन ओएस प्लस हार्डवेयर, क्योंकि वो उसके लिए मशीन लैंग्वेज तैयार कर रहा होता है ना। नहीं समझ आई? आगे सर। तो बेसिकली नहीं चलेगी। अगर तुम एक देखो, अगर तुम्हारे पास ये इसका अदील के जवाब में आधी बात बस इतनी ठीक थी कि भाई मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है, तो मैंने विंडोज के लैपटॉप पे एक्जी बनाई, तो अब ये एक्जी मैकबुक पे नहीं चलेगी, ये बात ठीक है, ये 100% ठीक है। लेकिन अगर वो ये एक्जी एक और विंडोज वाले को ही दे दे, उसको ईमेल कर दे, लेकिन उसके पास विंडोज का ही आर्किटेक्चर हो, तो वो चल पड़ेगी। इस बात को समझो कि कंपाइलर जो ट्रांसलेशन करता है वो नीचे बैठे हुए बंदे, नीचे बैठी हुई हार्डवेयर और ओएस के हिसाब से ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। मैक का अपना कंपाइलर होएगा, लिनक्स का अपना कंपाइलर होएगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, दिस इज नॉट पोर्टेबल। ऑब्जेक्ट कोड इज नॉट पोर्टेबल। अब अगर तुमने अपने मैकबुक वाले दोस्त को अपनी ये फाइल देनी है, तो तुम उसको एक्जी नहीं दे सकते, तुम्हें उसको सोर्स कोड देना पड़ेगा। वो ये सोर्स कोड अपने कंप्यूटर पे लेके जाएगा, अपने कंपाइलर के थ्रू गुजारेगा, और फिर उसके पास एक्जी चलेगी। 100% क्लियर होनी चाहिए बात। जी सर क्लियर है। 100%, क्योंकि 100% होएगी तो ये अगली बात समझ आएगी। जी सर क्लियर है। अच्छा, जावा मेक्स कोड पोर्टेबल। ये एक जावा की बड़ी पसंद की जाने वाली बात थी शुरू शुरू में, कि जावा जो है वो कोड को पोर्टेबल कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कोड कैन रन ऑन एनी मशीन इन द वर्ल्ड। ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है बात। ये बात ये है एक्चुअली, अच्छा ये बात इसने भी समझाई हुई है, इसने इस तरीके से समझाई हुई है कि दरम्यान में ये चीज़ें रख के मैं भी करता हूँ। जावा इस तरह से काम करता है, ठीक है। जावा इस तरीके से काम करता है। जावा कहता है कि सोर्स कोड लिखो, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। ये होती है डॉट जावा फाइल। आज लिख के उठोगे तुम, डॉट जावा फाइल तुम बनाते हो, ठीक है। सोर्स कोड तुम टाइप करते हो नोटपैड में, वो एक डॉट जावा फाइल होती है। फिर जावा का कंपाइलर गेम में आता है। ये वही जावा सी है जो मैं अभी इधर थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रन द जावा सी कमांड। ये जावा का कंपाइलर है। तुम जब कोड को कंपाइल करते हो तो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता,
बनता है एक बाइट कोड। बाइट कोड इज नॉट ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है बाय द वे? प्योर 01 प्योर मशीन लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। तो बाइट कोड प्योर ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता, ये मशीन पे नहीं चल सकता, ये हार्डवेयर पे नहीं चल सकता, ठीक है। बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म which can only run on JVM। JVM से क्या बनता है? जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के ऊपर गौर करो जरा इसके ऊपर। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि तुम्हारी हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जो उसको एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर तुम कहते हो। पिछले सेमेस्टर में तुमने वो इंस्टॉल किया था, अल्लाह भला करे यार, वो यूबंटू किसने किया था? वो क्या मैंने था? किया था सर जी। जी सर। क्या उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम था जिसके अंदर किया था? कमाल हो गया। सर वर्चुअल मशीन था। नहीं, वर्चुअल बॉक्स। जी जी वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल, हाँ ये वर्चुअल बॉक्स था। जी सर। पेग्रेंट भी है और हैं, ये वर्चुअल मशीन है ना तुम्हारी। जब तुम JVM इंस्टॉल करते हो किसी भी कंप्यूटर पे, तो तुम्हारे पास एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाती है, जो उस कंप्यूटर पे वो जावा की एक लेयर चढ़ा के बैठ जाती है। अब ये जो बाइट कोड बनता है, ये दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे चल जाएगा, चाहे उस पर हार्डवेयर जौन सी मर्जी है, चाहे उस पर विंडोज जौन सी मर्जी है, क्योंकि ये बाइट कोड रन होता है उसके ऊपर, JVM के ऊपर। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर के साथ ताल्लुक नहीं होता। तो बेसिकली ये वाला बाइट कोड पोर्टेबल हो जाता है। पोर्टेबिलिटी ऐसे आती है कि तुम ये बाइट कोड उठा के दुनिया की किसी भी मशीन पे चला दोगे तो वो चल पड़ेगा। अच्छा, इवेंचुअली एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें एक और स्टेप चाहिए होता है, जो इंटरप्रेटर है। तो ये है बेसिकली कि लास्ट स्टेप इज दैट द जावा इंटरप्रेटर translates the code at runtime to execute on machine। कहता है बाइट कोड तो मशीन के ऊपर नहीं चल सकता, इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो एंड पे इवेंचुअली इंटरप्रेटर एक आता है और वो उसको एग्जीक्यूट भी साथ साथ करता है और साथ साथ ट्रांसलेट भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हमने सारा करना है। तो वंस अगेन हम बैठे हुए हैं अपने उस बिन के पाथ पे, और यहाँ पे जाके जब तुम जावा सी लिखोगे तो तुम्हारे पास ये सारा कुछ आ गया और तुमने कहा वेरी गुड, ये चल रहा है सारा कुछ ठीक ठाक। अब मैं एक और कमांड विंडो खोल रहा हूँ। अब मैं एक डिफ़ॉल्ट कमांड विंडो खोल रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट मेरे कंप्यूटर पे जो है। इस पर मैं लिखता हूँ जावा सी। ये भी चल गया। चलना नहीं चाहिए चलना नहीं चाहिए। एक स्टेप है यार एक्स्ट्रा, उसको पाथ सेट, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटिंग कहते हो, मैं लिख देता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चलेगा, लेकिन चल गया। इन्वायरमेंट पाथ सेटिंग, ये तुम्हारे लेक्चर 2 में स्क्रीनशॉट्स के साथ बना हुआ है, वैसे मैं भी दिखा देता हूँ। तो बंदा साथ साथ इंस्टॉल कर रहा, अगर कर रहा है तो मुझे ये बताना कि तुम्हारे पास ये हुआ है कि डेस्कटॉप पे खुद ये चल पड़ा। चलना चाहिए नहीं यार, कोई वजह नहीं चलने। तो मेरा कोई क्लास में वेरिएबल बताएंगे सर जी। नेक्स्ट क्लास कल है मेरी जान, कोई टाइम नहीं। कल ही बता देंगे सर जी। तो बेसिकली ये हाँ सॉरी, ये देख लो एक बार, मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। तो इस पे स्टार्ट पे जाके लिखोगे ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये खोलोगे तो ये विंडो खुल जाती है, इसमें ये नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे एक पाथ सेट होता है, और पाथ मुझे नजर भी नहीं आ रहा, फिर भी चल रहा है। यहाँ पे होएगा, ये सेट हुआ है, इसकी वजह से। अब मैं बिल्कुल तुम्हारी हालत में आ गया हूँ। तुम्हारी हालत में इस तरह कि तुम जब इंस्टॉल करोगे और तुम यहाँ आके जावा सी लिखोगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कहेगा जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर तुम फोल्डर में जाओगे, बिन वाले फोल्डर में, और वहां पे जाके तुम चलाओगे जावा सी, तो वो चल जाएगा। क्लियर हो मेरी बात पे? अब प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जो सोर्स फाइल बनाते हो, या तो वो सारे जाके जावा के उस फोल्डर के अंदर डालते हो, ठीक है, या फिर तुम मतलब पाथ अपना सेट करो। तो पाथ सेट करने के लिए तुम्हें वेरिएबल सेट करना पड़ता है जावा अंडरस्कोर होम का। यार ये लिखा होगा इधर, ये पाथ सेटिंग ना, ये लिखा हुआ, ठीक है।
कि पाथ नाम का वेरिएबल सेट करना है और उसको बिन के ऊपर सेट करना है, ठीक है। अब जरा देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने देखा जहाँ पे जावा इंस्टॉल हुई है उसकी बिन डायरेक्टरी तक गया, उसकी बिन डायरेक्टरी तक कॉपी किया पाथ, एनवायरनमेंट वेरिएबल खोल है, और आपका सबका ये पाथ का वेरिएबल पहले से बना होएगा, तो दोबारा ना बनाना है, इसको डबल क्लिक करो और इसमें आके यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड कर दो, वो जो बिन आपने कॉपी की हुई है वो ऐड कर दो। ओके करो, ओके करो, ओके करो। अब पता कैसे चलेगा कि ठीक है, यानी ये चीज़ याद रखना कि तुमने जावा सी लिखा था, एरर आया था। इसको बंद करो, दोबारा खोलता हूँ, 1 सेकंड देना। जी अगर बसाम जरा 1 सेकंड होल्ड करो, लेट हो गया। हाँ तो हम इसको ख़त्म करें। हाँ जी, तो ये मैं तुम्हें कह रहा था कि जावा सी का जब तुम्हारा पाथ सेट हो जाएगा, यानी जब तुम ये पाथ वेरिएबल सेट कर लोगे, तो तब तुम्हें निशानी ये मिलेगी कि तुम मतलब ये जावा सी लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, ये सारा कुछ आएगा। यहाँ तक हर बंदे को कल लाजमी पहुँचना ही पहुँचना है। अब जो अगला काम कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पहुँचे, अगर पहुँच जाओ तो ठीक है, वरना कल मैं ये अगला काम रिपीट करूँगा। भाई यहाँ तक कोई मसला मुझे बता दो, होना भी नहीं चाहिए। हाथ से करोगे तो मसले आएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सर क्लियर है। हाँ, ये हाथ से कर लेना, सुनना इसको बिल्कुल आसान है, हाथ से कर लेना बस। राइट सोर्स कोड बेसिकली नोट पैड, अनफॉर्चुनेटली नोट पैड अभी बर्दाश्त करो, आगे बात करो। सोर्स कोड तुमने टाइप कर दिया नोट पैड के अंदर, उसके बाद उसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने की जो कमांड है, ऐसी सॉरी मैं तो बहुत ही बच्चों की तरह करूँगा, इसको सेव एज करो, फाइल का नाम डॉट जो भी रखो, डॉट जावा एक्सटेंशन। उसके बाद इसको करो कंपाइल, कोड को अपने कंपाइल करो। कंपाइल करने की कमांड होगी जावा सी और जो भी तुमने फाइल बनाई कंपाइल होएगी, तो इसका रिजल्ट ये होएगा, और ये तुम देख सकोगे कि बाइट कोड फाइल विल बी क्रिएटेड हैविंग एक्सटेंशन डॉट क्लास। ये मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, ये तुम्हें सारी चीज़ें नजर आएंगी। कंपाइल करने के बाद तुम्हें पता है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप जावा में होता है, इस वजह से जावा को स्लो भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज जो है वो कंपाइल होती है एक दफ़ा और चल पड़ती है। जावा कंपाइल भी होता है, इंटरप्रेट भी होता है, 2 स्टेप है, थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। बस इस तरह से इंटरप्रेट करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अपने इस लिखना इसलिए ज़रूरी था कि जब मैं तुम्हारे सामने ये करूँगा तो थोड़ा सा गुम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे C++ में एक प्रोग्राम लिखवा दो जो हेलो वर्ल्ड लिखे। बोलो रूफो। सर हैश पहले लाइब्रेरीज आएगी, हैश इंक्लूड्स स्ट्रीम, आगे आएगा वॉइड मैन। अब इसमें इंटीजर वो डिक्लेयर सिर्फ नहीं वो नहीं, बस हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सिर्फ, ठीक है, ठीक सिर्फ है हेलो सर, वर्ल्ड। डॉट हेलो वर्ड, ठीक है सर। ये लाइब्रेरी आपको इसलिए इंक्लूड करनी पड़ती थी कि सी आउट का जो फंक्शन था वो C++ की कोर के अंदर नहीं था, वो एक लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ था। तो जावा के अंदर फिलहाल ये मसला आपको नहीं आता। नहीं है, दूसरी बात ये है ठीक कि है। जो मेन है इसको ऐसे लिखते हो, म्यूट म्यूट हो पब्लिक जाए। सर उधर वर्ड में हम लिखते थे जस्ट। हाँ, उधर वॉइड मैन लिखते थे, मैं ठीक, बताता हूँ। जी जी तो जी मेन तो वही फंक्शन है, वॉइड भी जी जी वही है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करता। स्टैटिक बनाना क्यों जरूरी होती है, स्टैटिक और पब्लिक आ गई, बहुत खिचड़ी पक जाएगी इस वक्त।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सी आउट जो है वो तो वैसे म्यूट हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब सी आउट जो है ये तो डेफिनेटली हर एक को पता है कि सी प्लस प्लस का फंक्शन था। यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये सी आउट है। बस इससे ज्यादा बात मैंने आज नहीं करनी, ये सी आउट है, खत्म बात। और लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने एक बात की थी कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर, विच मीन्स जावा में हर चीज एक क्लास के अंदर होती है। क्लास टेस्ट के अंदर मेन, यानी मेन बजाते खुद जो है वो भी उसके अंदर होएगा। पहले पढ़िए, ये नहीं बात को क्या कह रहा हूँ। जितनी भी कोडिंग जावा करेंगे में क्लास के अंदर करेंगे। वो क्लास के अंदर होएगी। तो तुमने क्लास टेस्ट बनाई, इसको क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये पब्लिक क्लास है, क्योंकि वो फिर वरना जेवीएम को नजर नहीं आती। अच्छा, अब मैंने ये पहला स्टेप लिया है कि मैंने कोड टाइप किया नोटपैड के अंदर। अब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। मेरे इसका नाम है abc.java। ठीक है, अब मैंने इसको कंपाइल करना है। मुझे लग रहा था ना कि हाई लेवल की चीज़ पढ़ने लगे और टूल्स होंगे, खुद ब खुद चीज़ें होंगी, और ये किधर फंस गए और नोटपैड और इसमें, ये तो मज़ा है अब। अच्छा, तुमने फाइल कहाँ सेव की है? डेस्कटॉप पे। तो पहले डेस्कटॉप पे जाओ, जिसको नहीं आता गूगल करो ये मैंने क्या लिखा है। कल तुम्हें डेस्कटॉप तक आओगे तो तुम्हें फाइल मिलेगी, वरना तो मिलेगी नहीं। जावा सी फाइल कैसे करते हो? जावा सी और फाइल का नाम था abc.java। वेरी गुड यार, मैंने क्या किया? ओ शिट, अच्छा सॉरी, मेरी गलती। लिखना भी चाहिए था, बताना भी चाहिए। अच्छा, ये है कि जिस नाम से क्लास बनाते हो ना, फाइल उस नाम से सेव होती है। यानी फाइल का नाम मेरी चॉइस नहीं था, मुझे टेस्ट डॉट जावा के अंदर सेव करना है। ठीक है, और अब आके मैं कहता हूँ कि जावा सी टेस्ट डॉट जावा। इस दफ़ा ये हुआ था कि एरर आ गया था, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि मेरी कंपाइलेशन नहीं हुई। इस दफ़ा एरर नहीं आया, इसका मतलब है कंपाइल हो गई है। डेस्कटॉप पे जाओगे तो तुम्हारे पास ये एक बाइट कोड बना होगा। ये तुम्हारी सोर्स कोड की फाइल थी, ये डॉट क्लास फाइल बाइट कोड होता है। ठीक है, तो इसको अब आप इंटरप्रेट करते हो, वो कैसे करते हो? जावा टेस्ट लिख के सिर्फ। ठीक है, और वो एरर मार देता है। समझ नहीं आई, गलती की है। सिंपल नहीं चलेगा तो क्या होगा? पब्लिक क्लास टेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये मसला है। मतलब मैं सिंपल रखना चाह रहा था लेकिन नहीं रख सकते, तो वो बहरहाल ये तुम्हें पहले दिन तो ये याद करना पड़ेगा ना कि ये जावा का सोर्स कोड है तुम्हारा, बस दैट्स इट, यू कांट डू मच। ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। इंतहाई सिंपल बात है, कॉपी पेस्ट करो, चला लो। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ एक क्लास के अंदर होएगी, वो क्लास बजाते खुद पब्लिक होएगी। जिस नाम से क्लास बनाई है, फाइल भी उसी नाम से बनेगी। ये मैंने खुद गलती अभी की। ठीक है, इसने कह दिया हेलो वर्ल्ड, वेरी गुड। मैंने कहा दो इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20। मैंने कहा इनको ऐड करते हैं। कोई नई बात आ रही है? C++ चल रही है, जिंदाबाद। और इसको मैं कहूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा दो सम, या अच्छा करवाना है तो द सम इज /t/t प्लस सम। द ओनली न्यू थिंग फॉर यू, सिर्फ एक नई चीज है, वो ये प्लस का निशान। हाँ जी, ये क्या करता है? चेक नहीं, कॉन्कैटिनेट। जिस तरह अगर सी आउट में तुम लिखते तो सी आउट में तुम ऐसे लिखते ना कि सी आउट सम इज इक्वल टू, और फिर ऐसे निशान लगाते और फिर लिखते सम। क्या ख्याल है? तो जिस तरह C++ में तुम इस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर रहे होते थे इस स्ट्रिंग के साथ, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वो काम करने के लिए सिर्फ प्लस है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सिर्फ एक नई चीज़ है जिसमें प्लस है। सेव करो, उधर जाओ,
कंपाइल करो, रन करो, तो हेलो वर्ल्ड पहले आ रहा है, ठीक है, और फिर साथ साथ रखो ना। हाँ, तो द सम इज, उसके बाद 2 टैब स्टॉप्स थे मेरे पास, तो वो 2 टैब स्टॉप्स आए हैं और सम आ गया कि 30 है। सिर्फ टेस्ट ये देना चाहता हूँ कि ये C++, ये सारी C++ लिखी है। सर ये प्लस का समझ नहीं आया काम क्या है। इसके बगैर भी तो वैसे चल रहा था ना, वैसे चल सकता था बिल्कुल। नहीं, C++ में तो हम सिंपल करते थे, वैसे चल जाता था। सिंपल क्या करते थे? सिंपल तुम ये करते थे कि ये ऑपरेटर जी लगाते थे ना, जी जी तो ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा होता था। जी सर बिल्कुल। बस यही सारी बात है कि ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा होता था। अच्छा, तुम कुछ और किसी और तरीके से करके देखो, जैसे तुम्हारा दिल करता है। तुम कहते हो कि प्लस हटा के क्या करें, आप ऐसे ही लिख दें, जी ये एक स्ट्रिंग है, जी बिल्कुल। ये एक वेरिएबल है, तो अब स्ट्रिंग और वेरिएबल को मिलाने के लिए कुछ तो दरमियान में चाहिए होएगा ना, तुम कह सर वो सकते हो कॉमा उधर लगा हम दें। ऑपरेट जी जी उधर हम ऑपरेटर यूज करते थे, वही वो जो ब्रैकेट्स ओपन हो रहे थे। तो बस इस दफा मैं कह रहा हूँ कि ये प्लस है, बस इतनी सी ठीक बात हो है। गया, ठीक ये हो गया सर। कॉन्कैटिनेशन है, अब तुम 100% पहुंच गए हो। बस ये ठीक हो सिंपल गया। सी बात है, कॉन्कैटिनेशन है। ओके सर। इस हिस्से की अगर किसी को समझ ना आई हो, कोई खास टेंशन नहीं है मुझे। मेरे लिए कल तक इन्वायरमेंट सेट होना चाहिए, कम से कम ये कॉपी पेस्ट करके आप कोड जावा सी करके चला सको। मैं कल क्लास दोबारा यहीं से शुरू करूँगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारा एक एक लफ्ज़ को समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट सेट करके अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखना तुम्हारा फ़र्ज़ है कल तक, ठीक है। अगली क्लास वाले रौला डाल रहे हैं तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ, ओके।